बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फायान की भारत यात्रा हमें यह बताती है कि हमारे भारत का महत्व इतिहास में कितना है और बुद्ध का महत्व इस इतिहास में कितना है और उस भारत में कितना है। यह बहुत ही रुचि देने वाला वीडियो है। इस पर मैं 10 या 12 वीडियो की सीरीज लाने वाला हूँ। इसको आप बहुत ही रुचि से फॉलो कीजिए क्योंकि इसमें फायान की ये जो भारत यात्रा है इसमें 28 बुद्ध है इसमें। उन्होंने बताने वाले जैसे कि अपन देख सकते हैं कश्यप बुद्ध, कनिष्क बुद्ध, कोनागमन बुद्ध, ककुचंद बुद्ध। आता ककुचंद बुद्ध क्या है? भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के पूर्व 27 बुद्ध हो चुके। 27 में से एक 28 अपने गौतम बुद्ध है। पाली भाषा में इनके पच्चेक बुद्ध यानी जो अपने धर्म का प्रसार नहीं कर सकता, मतलब अपने ही तक सीमित रह सकता है। और हिंदी भाषा में प्रत्येक बुद्ध, पच्चेक बुद्ध के हिंदी भाषा में करते हैं पच्चेक बुद्ध। श्रीलंकाई मूल के ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश के अनुसार ककुचंद प्रत्येक बुद्ध 22वें क्रम पर आते हैं। ककुचंद बुद्ध का जन्म खेम नामक नगर में हुआ था। मतलब ऐसे अपन वीडियो में आगे देखने वाले हैं कि इनकी यात्रा के दरमियान इन्होंने क्या क्या देखा, इनका यात्रा आरंभ कैसे हुआ था, इनकी यात्रा का अंत कैसे हुआ था और इन्होंने किन किन कठिनाई को फेस किया। सो लेट्स बिगिन। यात्रा प्रारंभ। फायान चांगयान में रहता था। विनय पिटक के ग्रंथों की अंगभंगता और पूर्णता होने पर उसे खेद हुआ और यांची काल के द्वितीय वत्सर में उसे यात्रा का संकल्प किया। हेकिंग, ताओचिंग, हेमकिंग और हेवी के साथ उसके साथी यह निश्चय किया था कि भारत चलकर विनय पिटक की प्रतियों की खोज करे। मतलब विनय पिटक ज़्यादा उस अवेलेबल नहीं था चाइना में, मतलब ओरिजिनल वाला। उन्हें पढ़ने की रुचि हुई थी और वो उसके साथ ही चलकर भारत की यात्रा शुरू की। चांगयान से चलकर लंग से होकर वे किनकी के जनपद में पहुंचे। वर्षा के लिए ठहरे। वर्षा बिताकर वे नवतन के जनपद में गए और यांगलो पर्वत पार कर चांगी के नाके पर पहुंचे। चांगी में अशांति फैली हुई थी। मार्ग से होकर जाना संभव न था। चांगिंग के अधिपति यानी राजा ने बड़ी अवभगत की और रोक कर रखा और दानपति बना। यह चेयिंग, हेकी, साओकिंग और सांकिंग से भेंट हुई। उनके दूसरे दोस्त मतलब चाइना से आए थे विनय पिटक पढ़ने। ये लोग भी वहां जा रहे थे। उनके साथ वर्षा बिताकर उन्हें साथ साथ तानहंग गए। इसकी प्राचीन नगर दीवार पूर्व पश्चिम 80 ली और उत्तर दक्षिण में 40 ली लंबा। ली यानी उनका डिस्टेंस मेजर करने का ये है। यहाँ कुछ दिन अधिक एक मास यानी महीना। फायन आदि 4 जन और एक अगुआ दूत के साथ आगे चले गए। पाओयुन आदि के साथ बाहर छूट गया। तुनहांग के शासक लिहाओ ने मरुभूमि पार करने के लिए सामग्री का सुविधा कर लिया। सुना भी मरुभूमि के राक्षस फिरा करते थे। मतलब सुना भी के मरुभूमि में राक्षस फिरा करते थे। गर्म हवा चलती थी। वहां जाकर उन्हें कोई बचकर नहीं आता था। न ऊपर कोई चिड़िया उड़ती थी, न नीचे कोई जंतु दिखाई पड़ रहा था। आँख उठाकर जिधर देखो कहीं चारों ओर जाने का मार्ग नहीं सूझता। बहुत ध्यान से देने पर भी मार्ग नहीं मिलता। यहाँ मुर्दों की सूखी हड्डियों के चिन्ह भले मिलते थे। आगे बढ़कर वो शेनशेन और उए के जनपद में पहुंचे। 17 दिन में लगभग 1500 ली यानी 786 किलोमीटर आप नोट कर सकते हैं चलकर शेनशेन जर्मन में पहुंचे। यहाँ पहाड़ी प्रदेश था। भूमि यहाँ की पथरीली और बंजर है। साधारण निवासी मोटे वस्त्र पहनते हैं जैसे हमारे हान देश में, हान यानी चीनी देश का एक प्रदेश, पहना जाता थे। उनके मतलब ये ऐसे लिखते हैं, फाहियान की किताब में ये ऐसे लिखते हैं। कोई पश्चिमा और कोई कंबल पहनते हैं, मात्र इतना ही अंतर है। इस देश के राजा का धर्म हमारे ही है। हमारे यानी उस समय का धर्म बौद्ध धर्म था। मतलब फायान का भी बौद्ध धर्म था और भारत के राजा का भी बौद्ध धर्म था। मतलब भारत के नहीं, शेन के जनपद का। यहाँ लगभग 4000 से ज्यादा भिक्खु रहते थे। सबके सब हीनयान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इधर के देश के सभी लोग को भिक्खु यानी गृहस्थ उपासक सब भारतीय आचार और नियम का पालन करते हैं। अंतर इतना है कि एक सामान्य और दूसरे विशेष। यहाँ से पश्चिम जिन जिन देशों में गए सभी देशों में ऐसा ही पाया जाता है। भेद इतना है कि देश की भाषा न्यारी न्यारी है और अनोखी थी।
पर सब ग्रह पैगु थे। श्रमण विरक्त भारतीय ग्रंथों और भारतीय भाषा का अध्ययन करते पाए गए। यह महीना भरे रहे, मतलब वहाँ महीना भर रहे। यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर 15 दिन चले वे देश में पहुंचे। यहाँ 4000 से अधिक श्रमण रहते थे। सबके सब हीनयान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके आचार नियम आसान नहीं है, उस पर दृढ़ संकल्पी है। चीन देश के श्रमणों में उनके पालन की क्षमता नहीं थी। फुंकुन सन की उदारता से फायान यहाँ 2 महीने से अधिक रह सका। यही उसे पावयोन आदि आकर मिल गई। उसे यह अधिवासियों से सुजनता सज्जता और उदारता का त्याग कर विदेशियों से सूक्ष्मता का आचरण किया। इसमें चेयुंग हैंकिंग और ह्यूई काउचंग चले गए। उन्हें वैसे जाने में सुविधा जान पड़ी। फायान की उद्देशिका की उदारता से अन्य साथियों समेत दक्षिण पश्चिम की ओर सीधे जाने में समर्थ हुआ। मार्ग में जनशून्य देश में मिले। नहीं उतरने में वह मार्ग में चलकर क्लेश और दुख से उठे पड़े किसकी न उठे न होगे। 1 महीने 5 दिन ये योतन खूतन में पहुंचे। मतलब खूतन यानी दूसरी यात्रा खूतन जनपद आनंदमय। यह जनपद आनंदमय खूतन जनपद आनंदमय और वैभवशाली है। जनसंख्या बहुत घनी है, बुद्धिमान है। सभी निवासी धार्मिक वृत्ति के हैं। मिलकर सब झुंड के झुंड धार्मिक संगीत का आनंद उठाते हैं। कई आयुष्यमन यहाँ निवास करते हैं। जनपद में निवासियों के घर तारों की भांति पृथक पृथक छिद्र हुए हैं। प्रत्येक घर के द्वार पर छोटे धम्मस्तूप स्थापित किए गए। छोटे से छोटा धम्मस्तूप 20 हाथ से अधिक ऊंचा होगा। चारों से भिक्षु के लिए कोठरियां बनी है। अतिथि भिक्षु जो आते थे इसी में ठहरा करते थे। उनकी सभी आवश्यकता पूरी की जाती थी। जनपद के अधिपति यानी राजा फायान आदि को एक संगाराम यानी बुद्ध विहार में सुखपूर्वक ठहराया। जनपद के अधिपति फायान आदि एक संगाराम बुद्ध विहार के सुखपूर्वक ठहराया। उसका नाम गोमती संगाराम था। यह महायान का बुद्ध विहार था। उसमें 3000 भिक्षु रहते थे। सबके सब महायान बुद्ध धम्म के अनुयायी थे। घंटा बजने पर सब भंडार में भोजन के लिए इकट्ठा खड़े आते थे। वहाँ उनका भाव अत्यंत गंभीर रहता था। पांति यथास्थान बैठते थे। सब चुपचाप पात्रों में शब्द भी नहीं सुनाई पड़ते थे। ये भिक्षु भंडार में मौन रहते थे। आवश्यकता पड़ने पर हाथ मित्र संकेत पर बढ़े हैं। हेकिंग ताओचिंग और हेता पहले ही कीचा जनपद की ओर चले गए, मतलब उनके दोस्त। फायान यदि रथ यात्रा देखने के लिए 3 महीने तक ठहर गए, मतलब खुतन में। इस देश में 4 बड़े संगाराम थे। छोटे छोटे की गिनती नहीं की जा सकती। चौथे महीने की पहली तिथि से नगर में सड़क पर साफ सफाई होने लगती है। पानी छिड़का जाता है। गली गली में सजावट होती है। मतलब वो गए थे ना देखने के लिए। नगर के द्वार पर बड़ा तंबू खड़ा करा जाता था। मतलब उस समय की बात है, ये बुद्धकालीन भारत की बात है। सब प्रकार की सजावट होती थी। फिर राजा ने रानी और अपनी परिचकाओं मतलब सेविका समेत पधारते थे। गोमती बिहार के मतलब भिक्षु महायान के अनुयायी थे। महाराजा इनकी प्रतिष्ठा करते थे। उनकी रथ यात्रा पहले निकलती थी। नगर से 3-4 नी पर भगवान बुद्ध का रथ 4 पहियों का बनाया जाता था। मतलब उस बुद्धकालीन घटनाओं के बारे में ये बता रहे हैं। मतलब अपने फायान, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ। ये फायान अपने शब्दों में इस किताब में बता रहा है। वह और चलो आगे बढ़ते। वह 30 हाथ ऊंचा होता है और चलता महल जान पड़ता है। 70 रत्न के तोरण लगाए जाते हैं। रेशम की ध्वजा और चांदनी से सुसज्जित किया जाता है। भगवान बुद्ध की मूर्ति रथ में रखी जाती है। दोनों ओर से बोधिसत्व प्रतिमाएं रखती है। सब देवता साथ साथ चलते हैं। सभी मूर्तियों सोने चांदी से निर्मित होती है। ऊपर ध्वजा फहराती है। जब रथ नगर के द्वार से पग पर पहुंचता है तो राजा अपना मुकुट उतारकर नवीन वस्त्र धारण करता है और हाथ में फूल और धूप लेकर नंगे पांव अपने अगुवाई करता है। सेवक पंक्तिबद्ध दोनों ओर खड़े रहते हैं। प्रमाण कर फूल अर्पण करता है। मतलब वो जो ठहरे थे 4 महीने की रथ यात्रा देखने के लिए, उसका अनुभव ये बता रहे। जब रथ नगर में प्रवेश होता था, राजद्वार के दरवाजे पर रानी अपने सेवकों के साथ बैठकर ऊपर फूल बरसाती थी। भूमि पर ढेर सारे फूल गिरते थे। उत्सव बड़े समारोहों में
सहित मनाया जाता था। प्रत्येक संग्राम के अलग-अलग रथ होते हैं, उनकी रथ यात्रा के लिए एक-एक दिन नियमित होता है। रथ यात्रा महीने की पहली तिथि वैशाख पूर्णिमा को आरंभ होता है, जहाँ की बुद्ध का जन्म होता है। मतलब बुद्ध का जन्म वैशाख महीने की पूर्णिमा में हुआ था। तभी से ये मतलब बुद्ध के जाने के बाद ये रथ यात्रा 14वीं की पूरी होती थी। रथ यात्रा की समाप्ति होने पर महाराजा और महारानी राजमहल कूच ले गए। नगर के पश्चिम दिशा में 7-8 ली पर एक संग्राम यानी बौद्ध विहार, इसे राजा का नवी विहार कहते थे। यह 80 वर्ष में बना और पूरे 3 राजाओं के शासनकाल तक बना। यह कोई लगभग 250 हाथ ऊंचा होगा। इस पर सुंदर खुदाई का काम की पच्ची करी है। ऊपर सोने चांदी के पत्थर चढ़े हैं, भांति भांति के रत्न जड़े हैं। स्तूप के पीछे भगवान बुद्ध का विहार है, जो अभी तक टिके हैं। मेरे जो ऑडियंस या कोई भी हो, उसको मतलब आंखें बंद करके ये अनुभव कीजिए कि फाहियान क्या बताना चाह रहे हैं। इन किताबों में उनका जो अनुभव है, आप आंखें बंद कर अनुभव कीजिए कि बुद्धकालीन भारत या भारत का इतिहास कैसे रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यह अत्यंत मनोहर है। इसकी धरन धम्मस्तंभ द्वारा किवाड़ जंगले आदि सभी पर सोने का पत्र चढ़ा है। इसके अतिरिक्त भिक्खु के रहने की कक्षाएं भी रमणीय, भव्य और सुसज्जित बनी है। इसकी शोभावानी से वर्णन नहीं की जा सकती। पूर्वमाला के पूर्व 6 जनपदों के राजा पर बहुमूल्य धन और रत्नों अधिकांश इस पर धर्मार्थ लगाए हैं और अति स्वल्प अंश अपने खर्च लगे हैं। यात्रा की ओर चलते हैं। सिहुन और जिहुन चौथे महीने की रथ यात्रा संपन्न हुई। शांगाऊ अकेला एक तातारी सज्जन के साथ कुफेन की ओर चला और फाहियान आदि जिहो जनपद की ओर चले। मार्ग में 25 दिन चलकर उस जनपद में पहुंचे। जनपद का अधिपति राजा बड़ा धर्मिष्ठ था। 1 सहस्त्र से अधिक भिक्खु यहाँ निवास करते थे। यहाँ महायान बुद्ध के अनुयायी रहते थे। यहाँ से वह 15 दिन रहे। फिर यहाँ से दक्षिण दिशा में 4 दिन चले और सुंगलिंग में होकर यूहे जनपद में पहुंचे। वर्षा बिताई, विश्राम करके पहाड़ में 25 दिन चलकर कीचा जनपद पहुंचे। हेकिंग आदि लोग उसे यहाँ पर ही मिले, मतलब उसके उसले दो कीचा और काई। इस समय इस जनपद के अधिपति ने पंच परिषद आमंत्रित की थी। पंच परिषद 5वें वर्ष के अधिवेशन को कहते हैं। अधिवेशन होता है, चारों ओर से भिक्खु संघ मेघ की भांति चले आते हैं। भिक्खुओं में बैठने का स्थान सजाया जाता है। रेशम की ध्वजाएं चांदनी लगाई जाती है। आसन के पीछे सोने चांदी के पदम। अपन यार इतना न बोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनकी यात्रा बहुत ही रुचि है। ये जनपद इतना महत्व नहीं देता है। अपन सीधा चलते हैं उद्यान जनपद पर। मतलब आज के लिए रोक ही देते हैं अपन। अगली वीडियो में मैं इनकी जो अगले उस स्पॉट पर गए थे, उनका जो अनुभव था, अपन वो देखने वाले हैं। और थोड़ा सा भी महत्व इस वीडियो को में लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। मैं अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लाना हो फाहियान के बारे में, बुद्ध के बारे में। और अपन अगली वीडियो में 28 बुद्ध के बारे में जानने वाले हैं, जिसने फाहियान का जिक्र अपनी किताबों में किया है उस समय। तो आगे बढ़ने और खुशहाल रहें। जय हिंद।